नमस्कार दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी का एक और सेट है। ठीक है, मैथ का ओरिजिनल पेपर है जो आया हुआ है, उसी के क्वेश्चन है। अभी स्टार्ट करते हैं हम। एक शर्ट का अंकित मूल्य 1600 रुपये था। दिवाली उत्सव ऑफर में इस पर 10% की छूट दी जाती है। शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो जब भी जैसे छूट दी जा रही है, 10% का अर्थ क्या है? 10वां हिस्सा छूट दी जा रही है। ठीक है, और एक 1600 रुपये का 10वां हिस्सा कितना होगा? 160 रुपये, यानी कि 1600 के ऊपर 160 रुपये की छूट दे दी। 1600 में से आप 160 घटा दो तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1440 रुपये। इसका क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, देखो इसमें आपको ना कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन एक दिन में फास्ट नहीं होती, आप डेली प्रैक्टिस करोगे तब फास्ट होगी। ठीक है, और मेरी कोशिश होती है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको कि चीज़ें बताऊँ। ठीक है, कि अब वैसे तो हम निकाल सकते 10%, क्या अर्थ है कि हम 1600 करते, फिर गुणा 10 करते और बटे में 100 करते, है ना, और काटते। ठीक है, तो ये नीचे 10 ही आ गया ना, तो 10वां हिस्सा ही हो गया ये। ठीक है, ये कट गया 160। अब 160 आपने सीधा निकाला, ये निकल गया। ठीक है, तो ये इस तरह से 1440 रुपये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऐसे फास्ट होती हैं, उसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। तो आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाओगे, आपकी कैलकुलेशन में ज़रूर फ़र्क होता जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, बिंदुओं -1 0 और 2 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करने वाला बिंदु है क्या है? देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ये जो बिंदु दिए होते हैं, ये क्या होते हैं? x1 y1 होते हैं। क्या होते हैं? x1 y1, और दूसरा क्या होता है? x2 y2। ठीक है, ऐसा बिंदु निकालना है जो इन दोनों को 2:1 में बांट दे। ठीक है, तो कैसे करना होता है? ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। ठीक है, आप जैसे करते हो। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, है वैसे ही, लेकिन आपको 1 2। ठीक है, ये x1 लिख दिया आपने, x2 लिख दिया, और यहाँ क्या लिखोगे? 2 और 1। ठीक है, इनकी आपस में गुणा करो, इनकी आपस में गुणा करो। इसकी गुणा करो, क्या आएगा? -1, और इसकी गुणा करोगे तो 4। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना होता है। यहाँ क्या जोड़ना होता है? घटाना नहीं होता, जोड़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने दबा दिया प्लस बीच में, और डिवाइड इन दोनों के जोड़ से इसको डिवाइड कर दो। अनुपात वाला है 3। ठीक है, तो कट के क्या आ जाएगा? 1। अब इसी तरह इसको करना है y1 0, y2 6 अनुपात 2 अनुपात 1। ठीक है, इसको करो, इसको करोगे 0 और प्लस 6 दूनी 12 बटे दोनों का जोड़ 3, तो 3 चौकी 12 4, यानी कि 1:1 और 1.4 ये आ गया इसका 1,4 बिंदु का जो आ गया 1,4, ये जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या किया है मैंने? पहले x1 और x2 उठाए और उसके साथ ये रख दिया। ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और बीच में प्लस करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये माइनस और प्लस है, तो इसका जब गुणा करेंगे क्या आएगा? माइनस आएगा, और प्लस का गुणा होगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, बेसिक आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी दिक्कत आए किसी भी चीज़ में तो आप कमेंट में करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बेसिक के बारे में। एक बैग में नीली और लाल गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। लाल रंग 68 है, नीली गेंदों की संख्या 36 है। ठीक है, ये 68 है लाल, और नीली गेंदों की संख्या 36 है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है नीली गेंदों की संख्या यदि 63 थी, यहाँ 63 है, तो लाल कितनी होंगी, ये पूछ रहा है। अब मेरे को ये निकालना है, तो जो भी निकालना होता है ये बीच में इनके बराबर का निशान होता है। मैं आपने यदि मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो मैं इसको इसी तरह सोल्व कराता हूँ ताकि एक सिमेट्री बनी रहे। अब इसको जब आप x उधर ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे? उधर ले जाओगे x निकालने के लिए। ठीक है, अब 63 जब इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा, भाग में था तो, और नीचे क्या आ जाएगा? 36। ठीक है, तो 36 यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, x ये कट के इधर चला गया। अब इसको 9 7 63 और 9 चौकी 36 और 4 से 17 और 17 7 119, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलो। इतने का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। अब देखो 16 और 48 और 104 का महत्तम समापवर्तक पूछा है। अब देखो 16 और 48 जो है वो आपस में एक दूसरे से पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है ना, क्या होता है? पूरा पूरा कट जाता है।
इसलिए आपको यदि 16 और 104 का ही आप महत्तम निकाल दो तो वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी देखो, अब ऑप्शन से भी कर सकते हो या वैसे भाग विधि से भी कर सकते हो। भाग विधि करोगे तो ये आएगा 16 पंजू 80, 16 से की 96। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, 8 बच गया। 8 16 को काट ही देगा तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इसका क्या आ गया, 8 ही आ गया। ठीक है, तो 8 इसका आंसर है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखते 8 दूनी 16, है ना, ऐसे करके, क्योंकि भाई आपको है ना यहाँ टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा तो आपको शॉर्टकट चलना पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, यानी इसका मान निकालना है आपको। ठीक है, तो पहले 7 के साथ सोल्व करते जाओ। ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/3, या माइनस है, 2 में से -3 गया तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, और 5 में से -1 गया तो क्या बचेगा, 4, यानी कि -4, और प्लस ये क्या हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7/2। ठीक है, बस अगले स्टेप में सोल्व हो जाना चाहिए। एलसीएम क्या आएगा, 6, 3 दूनी 6, 2, 7 दूनी 14, -24, और प्लस 7 या 21। ठीक है, 24, 14 में से 24 माइनस के थे तो माइनस के 10 बच जाएंगे, और 21 में से माइनस के 10 बचे तो क्या बचेगा, 11। तो 11/6 ये आपका आंसर इसका आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंकों 3, 5, 7 से 2 अंकों की कितनी संभव संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखो, इसका मैं बताता हूँ तरीका क्या होता है। यदि 2 की पूछे, ठीक है, तो 2 बॉक्स बन जाते हैं। अभी आपको कुछ नहीं करना होता, जब आप करोगे तो सीधा क्या करोगे, अंक कितने हैं, 3 है ना, और संख्या कितने पूछी है, 2 बार, तो इनको 2 बार गुणा कर दो। 3 अंकों की पूछता है तो 3 बार गुणा कर देते। ठीक है, 4 की इससे बढ़ ही नहीं सकती है क्योंकि 3 ही अंक है। ठीक है, तो अभी ये पूछ रहा है 2 अंकों की, तो 3 और 3 को गुणा करोगे कितना आएगा, 9, तो 9 संख्याएं बनेंगी। और ये पूछ लेता 3 अंकों की, ठीक है, 3 3 9, 9 3 27, तो 27 हो जाती। ठीक है, अब एक इसमें कई बार रहता है कि एक संख्या 0 हो जाती, तो आपको पता है 0 जो है वो फर्स्ट में नहीं आ सकती है। ठीक है, तो जो धाई वाला अंक होगा या लास्ट वाला इधर वाला जो अंक होगा, वो जितनी संख्या है उससे एक कम लिखना है। जैसे 3 है तो 2 लिखना है, 2 अंकों की पूछ रहा है, 2 गुणा जितनी संख्या है 3। ठीक है, तो 6 बनती। यदि 3 की पूछता है तो 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 18 बनती वो, यदि इसमें एक 0 होता। ठीक है, आगे चलते हैं। दो समीकरण दिए हैं, इनका कह रहा है कोई हल नहीं है, तब के का मान क्या है। ठीक है, अब देखो, जब भी दो समीकरण दिए होते हैं, समीकरण को हम किससे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं a1 x प्लस b1 x प्लस c1 इजकल टू 0, और दूसरे में क्या हो जाएगा, a2 b2 और c2 इजकल टू 0। आगे x x तो लगेगा ही, तो कहे कोई भी हल नहीं है, तो ये समीकरण ध्यान रखना है, a1/a2 इसको काट दो, इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2, और c1/c2 इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि जब भी समीकरण का कोई हल नहीं हो तो क्या लिखेंगे हम, a1/a2 ये इक्वल होता है, बराबर होता है किसके, b1/b2, लेकिन ये किसके बराबर नहीं होता, c1/c2 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब के का हल पूछा है इसने तो हम निकाल लेंगे आराम से। a1 कितना है, 14, b1 कितना है, नहीं सॉरी, a2 कितना है, 21, इजकल टू b1 कितना है, 8, और b2 कितना है, -k। ठीक है, तो -k ऊपर चला जाएगा, 21 इधर आ जाएगा, और 14 जो है वो नीचे आ जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 2 से इसको काटेंगे 4, 4 तिया 12। ठीक है, अब देखो इसमें 12 प्लस का भी है माइनस का भी है, लेकिन मेरा के क्या था, माइनस का, तो इसका आगे जब के का इधर लेके आएंगे तो के का मान क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, तो -12 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान से थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं।
ये सब आपके बेसिक पे निर्भर करती हैं। निम्न में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या नहीं है? संयुक्त संख्या का अर्थ होता है भाज्य संख्या नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, लेकिन एक मैं छोटा सा बताता हूँ। क्या होता है कि इनके बराबर आप है ना कोई भी स्क्वायर देखो, ठीक है, जैसे ये 900 हो गया तो 930 का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। ये 400 से नीचे है, ठीक है, यानी कि 20 का, इसको भी आप 900 तक मान लो, कोई नहीं, ठीक है। तो ये संख्या है ना, यदि भाज्य होंगी तो उसी संख्या, जैसे अभी ये 409 है या 323 है, इसको मैं मान लेता हूँ। तो 300, अब 20 का स्क्वायर क्या था? 400, ये 400 से छोटी है, तो ये जो संख्या है वो 20 से कोई ना कोई छोटी संख्या होगी जिससे कटेगी, ठीक है। और देखो कटने का हमें पता होता है, यदि लास्ट में 2 होता तो हमें आराम से पता चल ही जाता है कि वो भाज्य होगी होगी, ठीक है। दूसरा, हमें 3 से काट के देख लेते हैं, 3 से कैसे होता है, अंकों को जोड़ के हम पता कर लेते हैं। यदि जोड़ 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी, तो इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसका जोड़ कट जाए, ठीक है। अब जब हम देखते हैं कि ये किस किस से कटेंगी, तो आपको जो भाग देख के देखना होता है, जो अभाज्य संख्या होती है 20 से छोटी, ठीक है, जैसे 2, 3, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 और 17 के बाद 19, ठीक है। यहाँ तक की संख्याएं होंगी जिनसे आपको इसको भाग देख के देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे 2 से आपको पता है लास्ट में इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, तो वो 2 से कट जाती है। 3 से जोड़ करके पता चल जाता है, ठीक है। अब इसमें से बाकी तो कट जाएंगी और एक संख्या होगी जो अभाज्य होगी, ठीक है। तो हम सबसे छोटी से उठाना चाहिए इसको, जैसे 323 है ना। अब इसको उल्टे से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, जैसे 17 से कर दो या 19 से कर दो, ठीक है। 19 से करो 323 को, तो करोगे तो क्या आएगा? 19 एकम 19, कितने बच गए? 13, ठीक है। 3, 19 आता है 133, यानी कि ये कट गई, ठीक है। अब इससे अगली संख्या ले लो, इससे अगली संख्या क्या है? 409, ठीक है। अब देखो 2 से भी नहीं कटेगा, 9 और 4 13, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से भाग देख के देख लो, 7, 7 पंजू 35, 5 और 9, 7 से भी नहीं कटा। 11 से हमें पता है कि सम संख्या, सम स्थान और विषम स्थान वाली संख्याओं का जोड़ करके आपस में घटाना है। सम संख्याएं जैसे अभी इसमें 4 और 9, इनको जोड़ो 13 और इसमें से 0 घटा दो तो क्या बचेगा? 13। तो ये यानी कि 11 से नहीं कटेगा। 11 से कब कटेगा? जब इनका अंतर या तो 11 आए या 0 आए, ठीक है। अभी 13 से देखो, 13 से 13 3 39, 1 9, 13 19, ये भी नहीं कटा। 17 से देखो, 17 दूनी 34, 6 9, 17 से भी नहीं कटा। 19 से, 19 दूनी 38, 2 9, 19 से भी नहीं कटा। यानी ये संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी, तो संयुक्त संख्या नहीं है। आगे आपको इन दोनों को देखने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें सिमेट्री बनानी चाहिए आपको कि जैसे छोटी से उठा लो, है ना, या नीचे से ऐसे इस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। स्थिर पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो जब भी प्रतिकूल होता है तो अर्थ क्या होता है? यदि शांत जल में x है और धारा की y है तो x माइनस वाई हो जाता है ना। और ये क्या कहता है? 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, यानी कि उसकी चाल क्या होगी? चाल क्या होगी? इसको 4 से भाग दे देंगे, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। कहाँ? धारा की प्रतिकूल दिशा में। तो x माइनस वाई क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। अब जो है x मेरा कितना है? 20 है। जो स्थिर जल में नाव की चाल है 20 है, माइनस वाई इजकल टू 5। अब यहाँ आपको ये भी पता है 20 में से आप क्या घटाओगे कि 5 बच जाए। आप इसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो। तो 20 में से हम 15 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई? धारा की गति इसमें आ गई है, ठीक है। आगे चलते हैं।
4 कुशल मजदूर 8 दिनों में एक तालाब खोद सकते हैं। ठीक है, 4 ये कुशल हैं, ये 8 दिन में खोद देंगे। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, 8 कुशल मजदूर इसे खोदने में 12 दिन लेते हैं। 8 अकुशल हैं, ये 12 दिन लेते हैं। ठीक है, अब मैं एक एक का निकाल लूँ। जब 4 कुशल जो है मजदूर 8 दिन लेते हैं, तो एक यदि मैं मजदूर लगाऊं तो कितने दिन लेगा वो? 32 दिन लेगा। और एक अकुशल लगाऊं तो कितने दिन लेगा? 12 8 96। ठीक है, तो 96 दिन लेगा। अब आपको ये पता चल गया कि एक कुशल जो है वो 32 दिन ले रहा है और एक अकुशल जो है वो 96 दिन ले रहा है। ठीक है, अब आपको पता है इनका एलसीएम क्या होगा? 96। मैं मान लेता हूँ जो तालाब खोद रहा है उसकी जो गहराई है वो 96 फीट है। ठीक है, अपने को 96 फीट का तालाब खोदना है, जो हमारा काम है। कुशल जो मजदूर है 32 दिन में पूरा कर सकता है और 96 फीट का, तो एक दिन में कितने फीट खोद देगा वो? 32 या 96, 3 फीट। अब 96 जो मजदूर हैं 96 दिन में, एक कुशल जो है वो 96 दिन में 96 फीट खोदता है, तो एक दिन में कितना खोदेगा? 1 फीट। अब कह रहा है ऐसा तालाब खोदने में 3 कुशल मजदूर लगाए। 3, एक जो मजदूर है कुशल जो मजदूर है वो 3 फीट खोदता है, तो 3 कितने खोद देंगे? 9 फीट। 15 है कुशल, 15 एक दिन में कितना खोदता है? 1 फीट। तो 15 मजदूर कितने खोद देंगे? 15 फीट। अब ये दोनों यदि एक साथ खोद देंगे तो कितने हो जाएगा? 24। यानी कि 3 कुशल और 15 अकुशल 24 फीट जो है वो तालाब को एक दिन में खोद देंगे। और हमें कितना चाहिए, कितना खोदना है? 96 फीट। ठीक है, तो इसको भाग दोगे 24 चौका 96, यानी कि 4 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए आप वीडियो को रोक के दोबारा से देख सकते हो। उसके बावजूद भी आपको नहीं आता, आप मेरे को कमेंट में भेज सकते हो, मैं दोबारा से आपको कोशिश करूंगा दोबारा से बता दूं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न आलेख के अनुसार किस वर्ष में स्टोर बी का विक्रय 13 लाख रुपए से अधिक था? ठीक है, देखो ग्राफ के जो भी पेपर अभी तक आए हैं ना वो बहुत इजी है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कोई बहुत कुछ करना पड़ा है, बहुत आसान है। सबसे आसान पेपर यदि है कोई क्वेश्चन है तो वो ग्राफ का ही है, तो ग्राफ को देख के घबराना नहीं है। सिर्फ ये पूछ रहा है स्टोर बी का विक्रय 13 लाख रुपए से अधिक है। ठीक है, अभी इसको एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको ग्राफ को। ये नीचे साल हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। ठीक है, और ये जैसे ये वाली जो हैं ये स्टोर ए के दिखा रखे हैं, ये वाली जो हैं ये स्टोर बी की दिखा रखी हैं, और जो तीसरे वाले जो हैं वो स्टोर सी का दिखा रखा है। तो इसने अपना स्टोर बी का पूछा है किस में 13 लाख से अधिक। अब 13 लाख की लाइन ये है, अब 13 लाख से ऊपर देखो किस में है? स्टोर बी का, यानी बीच वाली लाइन देखनी है कि ये किस में क्रॉस करते हुए जा रही है, तो इसमें क्रॉस करते हुए जा रही है। ठीक है, यानी उसका पहली साल जो था वो 13 लाख से अधिक था, तो जिसमें भी फर्स्ट ईयर लिखा होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ईयर जो है ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न, 2 वर्त बाह्यतः एक दूसरे को बिंदु x पर स्पर्श करते हैं। ये 2 वर्त हैं, एक और ये 2, ये बिंदु x पर स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, P और Q दोनों वर्तों के लिए सामान्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। सामान्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है ये जैसे कोई भी जो इस तरह की रेखा होती है कि जो दोनों को मिलाए आपस में, वो ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, किसी भी रूप में आप उसको मान सकते हो। ठीक है ना, तो ये P और Q हो गया। ठीक है, जो वर्त को बिंदु P और Q पर स्पर्श करती है, इसको P पे कर रही है, इसको Q पे कर रही है, P Q। ठीक है, यह एक सामान्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यदि वर्तों की त्रिज्या, इसकी मैं त्रिज्या r मान लेता हूँ, बड़ी R, और इसकी त्रिज्या में क्या मान लेता हूँ? छोटी r मान लेता हूँ। ये इनके बिंदु हैं, सेंटर बिंदु हैं। तब P Q स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी उभयनिष्ठ रेखा होती है तो उसको निकालने का क्या फार्मूला होता है? पी क्यू को निकालने का क्या फार्मूला होता है? उसका फार्मूला होता है 2 गुणा रूट और दोनों त्रिज्याओं का गुणा। तो पहले की त्रिज्या r है
और दूसरे की त्रिज्या छोटी r। अब क्या पूछा, स्क्वायर पूछा है इसने, तो स्क्वायर के लिए मैं क्या करूँगा, इस दोनों का पूरे का स्क्वायर कर दूंगा। अब इसका क्या आ जाएगा 4, और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे r और r, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिखने में ये हार्ड लग रहा है, वैसे बड़ा आसान है। 4r जो है इसका आंसर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं, मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी है ना आप ये मत समझें कि मेरे से पेपर सोल्व नहीं होगा, हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ अभी जो आप कर रहे हो ना, हो सकता है उसी में से कोई एज इट इज पेपर में आपके आ जाए तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप किसी टॉपिक को छोड़ के इस तरह से मत जाओ कि वर्त मेरे को देखते मैं घबरा जाता हूँ कि नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो देख रहे हो आप उससे कोई आपके नंबर नहीं कट रहे हैं। अभी क्वेश्चन पढ़ो। निम्न वर्त आलेख वर्ष, ये इसी वर्त के बारे में बात कर रहे हैं। 2017 के दौरान भारत में विभिन्न कंपनियों द्वारा पहियों के निर्माण की जानकारी दर्शाता है। ठीक है, यदि वर्ष 2017 के दौरान भारत में निर्मित पहियों की कुल संख्या 1,80,000 इकाई थी, तो पहियों की कितनी इकाइयां कंपनी ई द्वारा निर्मित की जाती हैं। ठीक है, अब देखो सही मायने में आप देखो तो आपको इसमें पेन कॉपी चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जो ई है, कंपनी ई, वो कितने परसेंट वो करता है, 25%। और 25% का अर्थ आपको पता होना चाहिए, 25% का अर्थ होता है चौथा हिस्सा। कौन सा हिस्सा, चौथा हिस्सा। अब कुल संख्या है 1,80,000, तो चौथे संख्या इसके निकालना है, चौथा हिस्सा इसको निकालना है। तो चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा, यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 45,000 आएगा। ठीक है, 1,80,000 है। ठीक है, तो आधा हिस्सा 90,000 होगा, और 90,000 का भी आधा हिस्सा क्या होगा, 45,000 रुपये। ऐसे टुकड़ों में आप बांट के इसको कर सकते हो, यदि सीधा आपको हार्ड लगे तो। ठीक है, तो इसका 45,000 रुपये जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1975 रुपये में वस्तु खरीदता है, इसे 12% के लाभ पर बेचता है। 12% के लाभ का अर्थ क्या है, यानी कि 100 रुपये वाली चीज़ जो है उसने 112 में बेच दी है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। ठीक है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि यहाँ क्रय मूल्य क्या है 1975, ये मेरे को निकालना है। तो ये मैं आपको पता है, यहाँ बराबर करता हूँ, बीच में ये निशान लगाता हूँ। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो x इधर लिखूँगा मैं, और ये चीज़ें उधर ले जाऊँगा। जब ये चीज़ इधर लेके आऊँगा तो इधर नीचे है, तो इधर आके क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी 1975। ठीक है, और यहाँ ये नीचे आके बटे में 100। ठीक है, और x मेरा कट के इधर चला गया। अब इसको आप काटोगे, ठीक है, तो 25 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, और इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 79। ठीक है, अब मैंने 79 कैसे किया है, देखो आपको यदि ये ध्यान में आ रहा हो, 1975 है, यानी कि 2000 में और इसमें केवल कितने का फ़र्क है, एक 25 का फ़र्क है। ठीक है, तो 2000 को हम सीधा पता है मेरे को 80 आएगा, जब 25 से हम भाग देंगे, उसमें से एक का फ़र्क था, तो ये 79 मैंने लिख दिया। 4 से इसको काटोगे तो क्या आएगा, 4 तिया 12, और 4 तिया 12 नहीं, सॉरी, 4 दूनी 8। ठीक है, कितना बचा 2, और 4 दूनी 8, 3 और 2, और 4 8 32, यानी 79 गुणा 28। अब इसको गुणा करना है, और गुणा का भी कैसे कराते हैं मैंने बताया था, आपने यदि मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो 79 28। ठीक है, गुणा करने का एक ही तरीका है, 3 कॉलम बनाते हैं हम, इनमें एक एक अंक लिखा जाता है, दूसरा आता है तो कैरी किया जाता है, और इसमें 2 अंक लिखे जाते हैं। 9 8, पहले इसको गुणा करो आपस में, 9 8 72, 2 7 इसमें कैरी कर दिया। इसका 8 7 56, 56 और 9 दूनी 18, 56 और 18 कितना हो गया, 84 हो गया। 56 और 18 74। ठीक है, 74 में 7 में जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 81। 81 का मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। ठीक है, और 8 अगले में कैरी हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 में 8 जोड़ूंगा तो 22। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 22 12, ये मेरा आंसर आ गया। तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, आगे चलो।
को संतुष्ट करने वाले x के मानों का योग क्या होगा। अब देखो ये दिखने में ऐसा लग रहा है x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3। सबसे पहले तो 2 को इधर लिया हो तो -2 हो जाएगा, इजकल टू क्या हो जाएगा 0। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं x की पावर 1/3 इसकी पावर 2 प्लस x की पावर 1/3 और -2 इजकल टू क्या हो गया 0। अब x की पावर 1/3 को आप क्या मान लो y मान लो, ठीक है, यानी क्या बन गया y² प्लस y और -2 इजकल टू 0। अब इसको सोल्व करना है, y के 2 मान निकालना है, ठीक है। तो ऐसे टुकड़े कौन से बन रहे हैं, प्लस का 2 ले लो और माइनस का 1, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 1 आएगा और गुणा करोगे तो क्या आएगा -2, ठीक है। तो ये इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो अभी इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान एक तो आएगा -2 और दूसरा क्या आएगा +1, दूसरा क्या आएगा 1। मान जो है हमेशा जो यहाँ जो लिया है उसका उल्टा आता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ 2 टुकड़े क्या बने हैं 2 और -1 बने हैं, ठीक है। तो y का एक मान क्या हो जाएगा -1 और दूसरा मान क्या हो जाएगा 1। y का एक मान -2 होगा और दूसरा मान क्या होगा 1 होगा। अब इसका आगे बताता हूँ, यानी x की पावर 1/3, एक तो मान आ गया इसका -2 और दूसरा x की पावर 1/3 इसका मान क्या आ गया 1। इससे x का मान निकालोगे क्या करोगे, दोनों तरफ क्यूब करोगे, इसका क्यूब करोगे -8 आएगा और इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा 1 का क्यूब 1 ही होता है। दोनों को जोड़ोगे ये -8 है ये +1 है, तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा -7। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर इसका आ जाएगा। तो -7 जो है वो इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। P और Q दोनों मिलके 6 दिन में कर सकते हैं, Q अकेला 10 दिन में पूरा कर सकता है। P पूछा कितने दिन में करेगा, ठीक है। एलसीएम क्या होगा 30, ये 6 दिन में पूरा करते हैं यानी एक दिन में क्या 5 यूनिट बनाई, ये 10 दिन में करते हैं यानी एक दिन में कितनी बनाई 3 यूनिट बनाई। दोनों ने मिलके 5 यूनिट बनाई, Q ने 3 यूनिट बनाई, तो P ने कितनी बनाई 2 यूनिट, ठीक है। तो एक दिन में जब वो 2 यूनिट बनाएगा तो 30 यूनिट बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे, उसको 2 से भाग दे देंगे यानी कि 15 दिन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन वर्षों के अंत में जतिन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि उसने ₹5000 को ब्याज पर निवेश किया। पहले वर्ष के ब्याज दर 4%, दूसरे वर्ष के 3% और तीसरे वर्ष के लिए 2% हो, ठीक है। तो ये हमें पता है, यदि इसमें आप कैलकुलेशन पे गए तो बहुत समय लगेगा। अब मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे टाइम बचाना है। 5000 गुणा ये 104/100 लिखेंगे हम, दूसरे में 103/100 लिखेंगे और चौथे में 102/100 लिखेंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गई और इस 5 से काटा तो मैंने 5 दूनी 10, 2 कट गया, ठीक है। अभी इस 2 से इसको काटूंगा तो मैं 51, ठीक है। अब देखो यदि इकाई का अंक इनका मैं गुणा करता हूँ, 4 तिया 12 और 1, 12 को 1 से गुणा करूँगा तो 2, लास्ट में 2 आएगा और नीचे क्योंकि क्या है 100 है तो 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है। यानी पहले वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन होंगे 1 2 3, ठीक है। अब देखो यहाँ आपका क्या क्या बचा है 104 गुणा 103 और गुणा 51, ठीक है। अब देखो एक तो ये तरीका है कि आप इनको गुणा करो और गुणा करने के बाद 2 पॉइंट लगा दो, वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा एक हिट एंड ट्रायल होता है, इनको जोड़ो 5, यहाँ निशान क्या है गुणा तो गुणा, फिर इनको जोड़ो 4, फिर गुणा और ये 6, ठीक। अब इनकी गुणा करो, 5 के 20 और 20 6 का 120, 120 के अंक जोड़ोगे तो 3, ठीक है।
अब इसमें से इन तीनों को जोड़ के देख लो, किसका योग जो है वो 3 आ रहा है, तो वही इसका आंसर होगा। यदि इसमें से 2 का 3 आ गया, फिर आपको इसको गुणा के अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे आप तो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 1 13, 14 15, 15 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 6। ठीक है, इसको जोड़ो 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 1 19 और 2 21, और 21 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ भी मेरा 3 था, यहाँ भी 3 था, यही इसका आंसर होना चाहिए। इसको जोड़ लो 5 4 9, 9 और 6 15, 15 1 16 और 17 18। ठीक है, तो ये 18 का क्या आएगा 9, तो ये इसका 9 आया, तो 3 हमारा इसी का आया था, तो ये इसका आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संख्या समरूपता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 35/7 इजकल टू 125 बटे, इसका मान मेरे को निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको मैंने 5 से मैंने भाग किया तो 7 बचा है ना। ठीक है, तो इसको भी 5 से भाग कर दो तो क्या आ जाएगा 25, तो यानी कि यहाँ क्या आएगा 25 जो है वो आंसर आएगा। ठीक है, या नीचे वाले का 5 गुना ऊपर वाला है। ठीक है, जैसे भी आप कर सकते हो, इसको पता है आपको। अगला क्वेश्चन, नल ए एक टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, नल बी के साथ वह टंकी खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, इसलिए नल बी अकेले टंकी को कितने घंटे में भर सकता है। ठीक है, अब देखो यदि दोनों मिलते हैं तो 12 घंटे में भरते हैं, और एक है तो 14 घंटे में भरता है। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 84 आ गया। मैं टंकी मान लेता हूँ 84 लीटर की टंकी है, दोनों मिलके 12 घंटे में भरते हैं, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी डाला, 12 छक्की 72, 12 सात 84, 7 लीटर पानी डाला। अकेला जो ए है वो 14 घंटे में भर सकता है, यानी कि वो 6 लीटर पानी डालता है। दोनों ने 7 लीटर पानी डाला, एक ने ए ने 6 लीटर डाला, तो बी ने कितना डाला 1 घंटे में 1 लीटर। ठीक है, और उसको 84 लीटर भरने हो तो पूरे कितने समय लेगा 84, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। एक टंकी नल पी द्वारा 32 मिनट में और नल क्यू द्वारा 36 मिनट में भरी जाती है। जब यह भरी हुई होती है, ठीक है, यह नल आर द्वारा 20 मिनट में खाली की जाती है। ठीक, यह कोमा है। जब यह भरी होती है तो यह नल आर द्वारा 20 मिनट में खाली की जाती है। यदि तीनों नल एक साथ खुले हों तो आधी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो पी 32, क्यू 36 और आर जो है वो कितने मिनट लेता है 20 मिनट। इनका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने का हमें पता है 32, 36 और 20। ठीक है, एलसीएम 4 से कट रहे हैं सारे, 4 8 32, 4 निम 36 और 4 पंजो 20। ठीक है, इसको इससे गुणा करें तो क्या आया 5 का 20 और 8 निमी 72, यानी कि 72 गुणा 20। तो इसको मैं लिख दूं 72 गुणा 20। ठीक है, ऐसे लिख दो, गुणा करने की क्या आवश्यकता है। अब इसको P 32 घंटे में है, तो 1 घंटे का निकालना हो तो इसको 32 से भाग कर देंगे। ठीक है, इसको 8 चौका 32 और 8 से इसको काटेंगे तो 8 निम्मा 72 और 4 पंजो 20, यानी कि 45 लीटर पानी आएगा। क्या आएगा 45 लीटर। 36 वाले में 36 दूनी 72 और 20 दूनी 40, तो 40 लीटर। और 20 वाला 20 कट गया, यानी कि 72 लीटर। यानी 1 घंटे में ये 45 लीटर डालता है, ये 40 लीटर डालता है और ये 72 लीटर निकालता है। तीनों एक साथ खोलोगे तो क्या होगा 45 और 40 क्या हो जाएगा 85, 85 लीटर डलेगा, 72 लीटर निकलेगा, यानी कि 13 लीटर ही नेट पानी उसके अंदर 1 घंटे में डल पाएगा।
ठीक है। अब ये पूछ रहा है आधी टंकी, है ना। तो अपने पूरी टंकी कितनी थी, 72 × 20। तो आधी को इसको 2 से भाग कर देंगे, यानी 72 × 10 हो जाएगा। और इसको 13 से भाग कर दो आंसर निकालने के लिए। तो 720 हो गया और ये 13 हो गया, ठीक है। 13 पंजू 65, 7 बचा 0, 13 पंजू 65, फिर 5 बचा, 5/13 मिनट। ये इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ बीच में भाग है, ठीक है। इधर ब्रैकेट है तो इसको सोल्व करना है, इधर वाला जो ब्रैकेट है इसको सोल्व करना है, इनको आपस को सोल्व करना है और उसको जो भी आए उसको 63 में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व करो। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 थी 42, ठीक है। यानी कि यहाँ का जो है कट के ये पूरा सोल्व होके क्या आ गया, प्लस का 42 आ गया, क्योंकि माइनस का 14 था और माइनस का 3 था, तो क्या हो गया 42। और भाग में अब इसको सोल्व करो, 2 को और 1 को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2, प्लस का 2 को 5 में जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 7, और 7 या 21, ठीक है। या 21 से इसको भाग कर देंगे, 21 दूनी 42, यानी यहाँ तक का सोल्व होके क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करना आपको, जितना कम से कम आप पेन यूज करो, ठीक है। अभी देखो आप मैंने सिर्फ 2 अंक लिखे, 2 आ गया, और 63 में से यहाँ पर ये प्लस का 2 है, ठीक है, और यहाँ माइनस का निशान है, तो ये 2 घट जाएगा, क्या बच जाएगा 61 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि tan थीटा 4/3 है तो sin थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे कोस थीटा इजकल टू कितना है 4/3, ठीक है। अब sin थीटा प्लस कोस थीटा का इसने मान पूछा है, प्लस कोस थीटा। इन दोनों को यदि मैं कोस थीटा से डिवाइड कर दूं तो यहाँ तो क्या हो जाएगा कोस थीटा और ये कोस थीटा, ठीक है। ये कट के क्या आ गया 1 आ गया, और इसका मान कितना है 4/3 प्लस 1, ठीक है। यानी कितना आ गया 7/3, ये इसका क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये किसके बराबर है ऐसे पूछा है इसने। यहाँ क्या है 3/3 का पॉइंट हटाने के लिए क्या लिखेंगे हम 10 लिखेंगे, गुणा 1000 नीचे है ही पहले, ठीक है। तो 3 तो हो ही गया, 10 की पावर कितनी बनेगी 1 2 3 4, ठीक है। यह नीचे बनेगी, और जब ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी माइनस की, तो 10 की पावर -4 जो है इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि P 3/5 और 2/7 है का योग है, इन दोनों का योग है, ठीक है। तो P का मान निकाल लो पहले, 3/5 प्लस 2/7, एलसीएम क्या आ गया 35 आ गया, ठीक है। 7 या 21 प्लस 5 दूनी 10, यानी कि 31/35। क्याऊ का मान ये है, दोनों का गुणा पूछा है तो इसको क्याऊ के मान के साथ गुणा कर दो, 15/31, 31 से 31 कट गया, और 5 तिया 15 और 5 7 35, 3/7 जो है इसका क्या आ गया आंसर आपका आ गया। अगला क्वेश्चन। 18 वर्ष पहले राहुल की आयु निखिल की 2.5 गुना थी। 2.5 गुना का अर्थ क्या होता है 5/2, और जब ये अनुपात आएगा तो क्या होता है, ये 1 मानते हम और अनुपात 5/2, तो ये क्या हो जाता है 2:5 हो जाता है, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का योग 92 है। यदि वर्तमान 92 है
तो निखिल की वर्तमान आयु पूछी है इसने। वर्तमान जब 92 ही होगा तो 18 साल पहले इनका जोड़ कितना होगा, 36 घटा दूं, क्योंकि उस समय 18 तो इसमें किसके जुड़ गए, राहुल के जुड़ गए, और 18 ही निखिल के जुड़ गए, यानी कि 36 में घटा देता हूँ। 92 में से 36 घटाओ, 12 में से 6 गए 6, 8 में से 5 यानी कि 56। यानी 18 साल पहले उनका योग था जो 56 था, और अनुपात था 2:5 था। ठीक है, अभी किसकी पूछी है इसने, निखिल की पूछी है, तो निखिल की कम वाली है, तो ये राहुल की आयु निखिल की 2.5 गुना थी। ठीक है ना, तो निखिल की ये है और राहुल की ये है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 गुना 56 बटे 7, 5 और 2 7, 7 और 8 56 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 ये कब थी, 18 साल पहले थी, और आज के दिन पूछेगा तो 18 हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ के क्या आ जाएगा, 34 वर्ष इसकी क्या आ जाएगी, आयु आ जाएगी। ठीक है, मेरे को लग रहा है इसमें आप कंफ्यूज हो गए हैं, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये क्या है, राहुल की आयु में उस समय x मान लूँ, ठीक है, और निखिल की मैं y मान लूँ। ठीक है, तो ये इसकी 2.5 गुना है, यानी कि 5/2 गुना है इसकी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा y जो है, यानी राहुल और निखिल इनकी आयु का अनुपात क्या आ गया, 5:2। ठीक है, बस यही कन्फ्यूजन होगा, बाकी आपको हो ही गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक घड़ी में अपराह्न 6:45 का समय होता है, तो इसके घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच निर्मित दो कोणों का सबसे न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखो मैं थोड़ी सी एक बेसिक बता देता हूँ आपको। ये जो घड़ी होती है पूरी, यहाँ इसमें सुइयाँ होती हैं, और ये जो होते हैं कोण, इसका 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, इसमें 12 अपने वो होते हैं टाइम का, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। यहाँ तक का एक कोण जो 90 डिग्री होता है, जैसे 3 पे, 6 पे, है ना, 9 पे और 12 पे, ये सारे कोण 90 डिग्री के हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखो जब घड़ी की सुई मिनट वाली एक इसके ऊपर घूमती है, तो वो कितना कोण ट्रेवल करती है, कितना करती है, 12 से इसको भाग कर दो, यानी कि 30 डिग्री का ट्रेवल करती है वो। ठीक है, अब पूछ रहा है 6:45 पे। अब देखो 6:45 जो है, 6 बजे जो है घंटे वाली सुई 6 पे होगी, और ये यहाँ होगी, और 45 के ऊपर मिनट वाली सुई यहाँ होगी। ये तो आपको पता है, 45 के ऊपर 9 के ऊपर होगी, लेकिन घंटे वाली कहाँ होगी ये आपको देखना है। ठीक है, अब देखो घंटे वाली जो सुई है वो 6 से लेके 7 में जो होते हैं ना, उसके 4 पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव ये 15 मिनट का, दूसरा पड़ाव इस अगली मिनट का, तीसरा ये, और चौथा ये। ठीक है ना, यानी कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है, और वो 4 हिस्सों में इसको ट्रेवल करती है। कितने में करती है, 4 हिस्सों में। ठीक है, तो यहाँ तक आए 3 हिस्से ट्रेवल कर लिए उसने। ठीक है, तो इसको पहले 4 हिस्से बना दो, 4 से भाग कर दो, 7.5। ठीक है, यानी कि 7.5 के 4 हिस्से बन गए आपके। पहले आई तो ये 7.5 इसने इधर कट कर दिया, ये यहाँ आ गई सुई। ठीक है, अगला आया, फिर ये सुई यहाँ आ गई। ठीक है, और यहाँ जब पहुँची तो ये सुई कहाँ आ जाएगी, 6 घंटे वाली यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो 30 डिग्री का यहाँ हो गया, 30 डिग्री का यहाँ हो गया, और यहाँ कितना बच गया, 7.5 बच गया। तो 30 और 30 60, और 7.5, ये इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी पूछे, 6:30 बजे पूछे तो क्या होगा, केवल 15 डिग्री होगा। क्या होगा, 15 डिग्री। कैसे, क्योंकि 60 के ऊपर ये यहाँ रहेगी, और 6 वाली इनके बीच में रहेगी, और ये टोटल कितने का है, 30 डिग्री का है, तो बीच में रहेगी। तो आधे को जब हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। अभी 6:15 पे पूछे तो ये 6:15 पे तो 90 डिग्री, तो ये हो गया, और प्लस एक हिस्सा ट्रेवल किया इसने, तो 7.5 और जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 97.5 जो है इसका आंसर आ जाएगा।
इसको मैंने कोशिश की आपको अच्छे तरह से समझाऊं, ठीक है। आपको नहीं आया दोबारा आप रोक के देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपके पास तुरंत पहुँच सके, ठीक है। और अच्छी तैयारी करते रहिए, उसी से आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।